9th June 2023. The date for IPMAT Indore 2023 entrance test has been announced. So I'm sure that you all have started your preparation for this entrance test full-fledgedly. So आज के इस सेशन में हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे आईपी मैथ इंदौर 2022 का वर्बल एबिलिटी सेक्शन। साथ में हम देखेंगे इस पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था और क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए ताकि जब आप आईपी मैथ 2023 का वर्बल एबिलिटी सेक्शन लिखो तो आप अपना गुड स्कोर, अपना कट ऑफ और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लो। So let's get started. All right, so before we begin, let's understand certain basics about writing an entrance test. See, अगर आप एक entrance test देना चाहते हो तो कुछ basics आपको मालूम होने चाहिए, जैसे इस पेपर को क्लियर करने के लिए मिनिमम कट ऑफ कितना है, दैट मीन्स आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाए। सो वर्बल एबिलिटी सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम ऑफ 112 मार्क्स चाहिए। सो 112 marks means 28 right questions and no wrong questions. So अगर आप entrance test लिख रहे हो so आपका question selection strong होना चाहिए। So इसमें से out of 45 questions जो आपके सामने होंगे, you don't have to attempt all 45 questions in 40 minutes. आप select करके choose करके questions कर सकते हो। Now having said that, I would like to emphasize इस बात पर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बेस्ड दो पैसेजेस पे बेस्ड कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन इस पेपर में ज़रूर आते हैं, तो ये सेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्रामर एक डुएबल सेक्शन होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वोकैबुलरी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए। एंड अगर आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पैरा कंप्लीशन बेस्ड क्वेश्चंस ये और पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। सो इस सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जिसमें हम पहले उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे जिनको करने से आप कट ऑफ निकाल लोगे एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपको गुड स्कोर और आपका कंफर्म्ड सिलेक्शन तक आपको लेकर जाएंगे। All right. So before we start the first question, let's understand the organization of the paper. So IP मैट इंदौर का वर्बल एबिलिटी सेक्शन लास्ट में प्लेस्ड होता है। दैट मीन्स पहले आप QA, MCQ एंड essay को डील करोगे एंड लास्ट में आप इस सेक्शन पे आओगे जहाँ पे आपको 40 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस को डील करना होगा। सो जनरली based on the previous year's paper patterns. So they generally give you the questions based on reading comprehension passage first. जो पहले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो होंगे बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। नाउ ये क्वेश्चन मतलब दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो कि मॉडरेटली लॉन्ग और मॉडरेटली डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, followed by at least 6 questions per passage, 6 to 7 questions per passage. Now होता क्या है यहाँ पर, what you need to do is क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेक्शन प्रोमिनेंट है, इसके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ही आएंगे। सो एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करना क्या है, पैसेज को रीड करना है, उसे कॉम्प्रिहेंड करना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना है जो कि मल्टीपल आंसर चॉइस बेस्ड होंगे। तो सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी सर्चिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक बहुत डुएबल सेक्शन है जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। नाउ आई हैव स्टार्टेड, आई मीन जो पहला पैसेज हम अभी करेंगे वो है सेकंड पैसेज जो कि पेपर में आया था। एंड ये पैसेज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लॉन्ग तो है, इट वॉज फेयरली लॉन्ग पैसेज। तो इसे करने से पहले कई बच्चों को ये अप्रीहेंशन हुई थी कि टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड काफी बच्चों ने इसीलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा, विच वॉज जिसको अवॉइड किया जा सकता था। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। सिर्फ पैसेज लॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो एक डुएबल पैसेज नहीं है, हो सकता है उसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट ना हो। सो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डील कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करने से हम अपना स्कोर बचा सकते हैं और स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं और कम टाइम में हम पैसेज को हैंडल भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पहले क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, क्वेश्चंस पे नजर डालनी चाहिए। लेट्स सी, लोकल रिएक्शन रेफर्स टू कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है तो
हो सकता है हम इसका आंसर वहां पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है, अगर हमें ऑलरेडी उसका मीनिंग नहीं पता तो। क्वेश्चन नंबर 2, Jenner received a lot of recognition from medical bodies because. Now see, question broadly speaking तीन तरह के होते हैं: डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, contextual vocabulary बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन हम किसी भी उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसको पढ़ के आपको समझ में आए कि इसका आंसर हमें एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली पैसेज में मिल जाएगा। इट कुड बी पैराफ्रेज, हो सकता है वर्ड्स डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्टली कहीं ना कहीं लिखा होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि राइटर आपको कहना क्या चाह रहा था। एंड contextual vocabulary based questions are based on vocabulary, so आपकी vocabulary strong है, आपका comprehension strong है, तो वो भी direct questions हो सकते हैं। Now see, this looks like a direct question to me. The next question, 23 cases were put on record with the objective to explain clearly that. Again, looks like a direct question. अगर हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें इसका आंसर डायरेक्टली कहीं मिल जाए। By calling vaccine unjustifiable, Dr. Ingenhouse meant that vaccination. Again, looks like a direct question to me. According to the author, the main idea in the passage. Now, this one is clearly an indirect question. जब तक आप passage को सही comprehend नहीं करोगे, आप इसका answer नहीं निकाल पाओगे. Let's take a look at the next question. On returning from London, Dr. Jenner was disappointed because, again, looks like a direct question to me. So, हमने सारे questions को देखा, सारे multiple answer choice based हैं. मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत डीप रीडिंग अगर हम ना करें, बस पैसेज को ब्रॉडली समझ लें कि क्या कह रहा था पैसेज, तो हम 90% एक्यूरेसी के साथ हम एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द पैसेज एंड सी उसमें हुआ क्या। Now, when you are dealing with reading comprehension passage, एक अच्छी strategy होती है फर्स्ट पैराग्राफ को और हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसे कॉम्प्रिहेंड करना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि राइटर आपको बोलना क्या चाहता था। सो when you deal with reading comprehension passage, understand the what and the why of the passage. What given क्या है, एंड वाई राइटर ने वो पैराग्राफ लिखा ही क्यों, वो क्या कहना चाहता था आपको। इफ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, आप हर तरह का क्वेश्चन डील कर पाओगे। नाउ आई विल जस्ट समराइज दिस पैसेज फॉर यू। सो ब्रॉडली इट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जेनर, जिन्होंने एक 8 साल के बच्चे को एक उसके जो है उसे इंसर्ट किया बाय 2 सुपरफिशियल इंसेशंस। उसको काउपॉक्स अटैक आया एंड उसके बाद उन्होंने उसको इनोकुलेट किया मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट। एंड उससे उन्होंने क्या फाइंडिंग थी उनकी, कि बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 23 केसेस रजिस्टर करे, ऑन द रिकॉर्ड रखे, टू शो दैट व्हाट ही वाज सेइंग इज राइट। कि क्या था उनका, यहाँ पे बड़ी क्लियरली लिखा है ही। So, Jenner demonstrated conclusively that cowpox protects the human constitution from infection of smallpox. So, ये उनकी conclusive finding थी। इसके बाद उन्होंने he prepared a pamphlet for publication. He went to London so that he could introduce the subject personally to his friends and demonstrate the truth of his assertion to them. He remained in London for 3 months, but he could not find anybody who would submit to the vaccination. He went back disappointed. वहां जाकर उन्हें कोई बहुत सक्सेस नहीं मिला। So, मगर there was this distinguished London surgeon named Klein, जिन्होंने उनके वैक्सीनेशन को ट्राई करने का मन बनाया। Now, what happened next? It's more like a story. So, there was this child who was suffering from chronic pain, hip joint disease. So the vaccine material was inoculated. It ran a normal course. Okay, so the child was already in a rundown condition, and ये वैक्सीन जो है एक सीरियस लोकल रिएक्शन कॉज कर सकती थी। सो लोकल रिएक्शन का जनरल मीनिंग होता है कोई चीज इंजेक्ट करने से अगर कुछ रिएक्शन हो जाए, एडवर्स रिएक्शन हो जाए। एंड आप लैंग्वेज को भी देखो, इट कुड हैव प्रोवोक्ड अ सीरियस लोकल रिएक्शन। बट हुआ क्या? See, the luck was in its favor. Dr. Klein became a strong advocate of the vaccination.
and brought it decidedly before the London physicians. So डॉक्टर क्लाइन ने उसे बहुत strongly conviction के साथ लंदन के physicians को उसे recommend कर दिया. Now ये opposition उनको अभी भी जेनर को face तो करना पड़ा by डॉक्टर इंगेनहाउस and by डॉक्टर वॉट, जिनको लगा कि ये unjustifiable था क्योंकि ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था लोगों को स्मॉल पॉक्स से. So, and he thought that see, he blamed the vaccine for increase in severe cases of measles and measles related death among children. तो इन दोनों डॉक्टर्स ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा. लेकिन इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर सेज कि बहुत कम लोग इतने इलॉजिकल थे बिकॉज now, Dr. Jenner received number of honors, diplomas, addresses, and communications from public bodies and distinguished individuals, he received them. And most of the prominent medical and social scientific societies of Europe elected him a member or sent him special token of recognition. So, Dr. Jenner की स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप करी उसकी कहानी पे ये बेस्ड पैसेज था. बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, बहुत सिंपली गिवन था सब कुछ, जस्ट दैट द पैसेज वाज स्लाइटली लॉन्ग. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस. लोकल रिएक्शन रेफर्स टू. नाउ लेट्स से मुझे नहीं पता लोकल रिएक्शन का मतलब क्या था. सेंटेंस में उन्होंने क्या लिखा था? इट कुड हैव प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग लोकल रिएक्शन, राइट? दैट वाज द लैंग्वेज. नाउ सी, encouraging reaction from local doctors, maybe. encouraging a reaction from local doctors थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनिटेशन है. वहां उन्होंने लिखा था कि इट कुड प्रोवोक अ सीरियस लोकल रिएक्शन, क्योंकि बच्चे की हालत खराब थी, वो नेगेटिव कॉनिटेशन के साथ यूज हुआ था. एडवर्स रिएक्शन यानी कि खराब रिएक्शन कॉज्ड बाय इंजेक्शन, प्लॉजिबल है. एनकरेजिंग रिएक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, पॉजिटिव है अप्रोच में. adverse comments and protests by people from that location. क्या लोकल रिएक्शन का मतलब ये था? नहीं, लोकल रिएक्शन का मतलब था adverse reaction caused by injection. Now since this was a vocab based questions, तो हम यहाँ पर सिर्फ कुछ ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वोकेबलरी का मीनिंग बहुत क्लियरली ना पता हो तो चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम गलत मार्क कर देंगे. So you should steer clear. Jenner received a lot of recognition from medical bodies because Jenner को recognition क्यों मिला था bodies से? Now let's see क्यों मिला था, सोच के देखें. Fortunately, only a few colleagues were so illogical to reject him. भाई अगर उन्होंने उसे reject किया था तो इसलिए उसे क्या recognition मिला था? Dr. Watt could not prove that vaccination caused measles. See, he did not support it, बट वो प्रूव कर पाए कि मीजल्स होता है या नहीं होता, और अगर किया या नहीं किया उससे उनके रिकग्निशन मिलने का कोई लेना देना भी नहीं है. बिसाइड्स दिस इज नॉट गिवन इन द पैसेज, तो अगर पैसेज में गिवन नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता. मेडिकल सोसाइटीज अक्रॉस यूरोप रेगुलरली एंगेज्ड इन टोकनिज्म. टोकनिज्म एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कुछ भी ऐसा करते हैं टू शो दैट वी आर ट्रीटिंग पीपल फेयरली, लेकिन वो सिर्फ एक टोकन होता है, सिर्फ एक दिखावा होता है. वी आर नॉट रियली सीरियस अबाउट इट. नाउ दिस वाज डेफिनेटली सी मेडिकल सोसाइटीज across Europe regularly engaged in tokenism. Did the passage state this explicitly, implicitly anywhere? No, it did not. तो अगर given नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, and it's not even relatable to the given question. Most of his colleagues realized the effectiveness of his work. Now, if you read the last paragraph, if you remember the last paragraph, वहाँ क्या था कि बहुत कम लोग इतने illogical थे जो उनके एफर्ट को या उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते. Many of them recognized his contribution and appreciated it in the form of honors and everything. तो right answer इस question का क्या होगा कि they realized the effectiveness of his work which was stated in the last paragraph. Therefore, this will be the right answer. Now, I believe you'll agree with me when I say कि easy question था, comprehend भी कर लिया, तो पैसेज में रिग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सोच के ही इस आंसर को मार्क कर सकते हो. 23 केसेस वर पुट ऑन रिकॉर्ड. नाउ ये हमने शायद सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने 23 केसेस को रिकॉर्ड में रखा था. क्यों? लास्ट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्या लिखा था? कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट किया था उसने कि काउ पॉक्स से हम स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी,
इट इज बेनिफिशियल टू इम्यूनिटी इफ यू वर्क विद काउज एंड हॉर्सेस। क्या ये बोलना चाहते थे वो? क्या ये कहीं पर भी लिखा था कि काउज और हॉर्सेस के साथ काम करने से ऐसा होगा? नहीं। द काउपॉक्स वैक्सीन प्रोटेक्टेड द पेशेंट्स फ्रॉम अनदर डेडली डिजीज। क्लोज, दैट्स व्हाट ही सेड। ये सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बड़ी क्लियरली स्टेटेड था। Dr. Jenner was ready to go to any extent, even testing the vaccine on his son. Well, ये तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बात कर ली थी कि उन्होंने सॉरी सेकंड पैराग्राफ में बात करी थी कि उन्होंने अपने बच्चे को भी वैक्सीनेट किया था। लेकिन इसका 23 केसेस से क्या लेना देना है? नॉट रियली रिलेटेड, राइट? Accidental contraction of cowpox happens among dairy workers. This was not mentioned in the passage. इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना भी नहीं है। इसका क्लियर आंसर, डायरेक्ट आंसर था कि 23 केसेस क्यों रखे थे। We can go back to that paragraph and take a look जहां पर see, so demonstrated conclusively that cowpox protects human constitution from infection to of smallpox. यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। The next question. By calling the vaccine unjustifiable, Dr. Ingenhose meant that vaccination. अब एक पैराग्राफ में हमने इनके बारे में एंड मिस्टर वॉट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था वैक्सीनेशन को। और क्या कहना चाहते थे वो? इट वॉज एन इनजस्टिस अगेंस्ट दोज ऑन होम इट वॉज टेस्टेड, made people sick and failed to provide general immunity, was being carried out without any legal basis, actually spread the disease to a large population. Now see, let's go back to that paragraph and understand कि इसका सही आंसर क्या होगा। See, क्या बोला था उन्होंने? It was not long before opposition to the practice of vaccination took definite form. One of the best known London physicians of the time, Dr. Ingenhose, became the leader of a strong faction of medical profession who not only would have nothing to do with vaccination but proclaimed it was dangerous innovation, absolutely unjustifiable, and communicated a disease without protecting against any other. तो उनका कहना क्या था कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी चीज से। सो लेट्स सी इसका सही आंसर क्या होगा। सो was an injustice against those on whom it was tested. डॉक्टर इंडियन होज ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी थी। Made people sick and fail to provide general immunity. यही उन्होंने कहा था कि वो लोगों को बीमार कर रहा है और जनरल इम्यूनिटी किसी और डिजीज से नहीं दे रहा है। Was being carried out without legal basis. लीगल बेसिस की बात उन्होंने नहीं करी थी। एक्चुअली स्प्रेड डिजीज टू अ लार्ज पॉपुलेशन, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला था। इट वॉज वेरी क्लियरली स्टेटेड। पैराफ्रेज था, वर्ड शायद थोड़े डिफरेंट थे लेकिन मीनिंग उनका यही था। सो दिस विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज। ना यहाँ पर हमें सिर्फ समझना पड़ेगा कि राइटर हमें कहना क्या चाहता था इस पैराग्राफ के थ्रू, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। सो लेट्स सी। Let's take a look at the options. Scientific breakthroughs are more likely to happen in major urban centers. क्या राइटर ने सिर्फ अर्बन सेंटर्स, शहरी लोगों की बात के लिए बोला था, गांव के लोगों के लिए नहीं था? राइटर ने ये बात कहीं बोली थी? अगर उसने ये बात नहीं बोली थी तो ये आंसर नहीं हो सकता। दिस ऑप्शन विल बी रूल्ड आउट। ही डिड नॉट टॉक अबाउट जस्ट द अर्बन सेंटर्स। डॉक्यूमेंटेशन इज अ की फॉर डिसेमिनेटिंग साइंस। डिसेमिनेट, स्प्रेड करना किसी चीज को, तो डॉक्यूमेंटेशन से ये सब होता है। दिस इज अ वेग ऑप्शन, राइटर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। चांस एंड रिस्क प्ले अ पार्ट इन सक्सेस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लोर द कॉज ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी। वेल, हेजिटेंसी की बात करी थी क्या राइटर ने? अगर राइटर टुवर्ड्स द एंड पॉजिटिव था कि उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने ऑपोजिशन को फेस किया, बट लोगों ने पसंद किया उसको, उनको अवार्ड्स मिले, तो राइटर वाज पॉजिटिव अबाउट इट। सो लेट्स सी, चांस एंड रिस्क प्ले अ पार्ट इन द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दिस इज द क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बाकी तीन आंसर्स को हम रूल आउट कर पाए because of various reasons, as already stated. And the last question of the passage: on returning from London, Dr. Jenner was disappointed because वापस आके वो डिसअपॉइंट क्यों हुए थे? डू यू रिमेम्बर? वो लंदन गए थे, उन्होंने लोगों को अप्रोच किया था, किसी ने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हाँ नहीं करी थी, एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। कुछ ऐसा हुआ था, रिमेम्बर? नाउ लेट्स सी। ही वाज अनसक्सेसफुल इन रेप्लिकेटिंग द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू लैक ऑफ वॉलंटियर्स। उन्हें वॉलंटियर्स तो नहीं मिले थे,
तो ये एक क्लोज आंसर चॉइस हो सकता है. His friends would not agree with his findings on the vaccine. उन्होंने अग्री नहीं करा. क्या पैसेज ने ऐसा कुछ बोला था हमें? His friends responded negatively to the vaccine. क्या वहां पर कुछ भी ऐसा लिखा था कि उन्होंने अग्री नहीं करा या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करा? The vaccine did not receive any recognition, reward और एनी पेटेंट. वेल, इस वक्त तक तो वो शायद ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे थे, एटलीस्ट नॉट स्टेटेड इन द पैसेज. तो क्यों इसका, देखिए, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. वो क्यों डिसअपॉइंट थे? क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे अपनी सक्सेस को, क्योंकि उन्हें कोई वॉलंटियर ही नहीं मिला था. नोबडी सबमिटेड टू द यूज ऑफ वैक्सीनेशन. दैट्स द रीजन व्हाई ऑप्शन ए इज अ क्लियर आंसर टू द क्वेश्चन. Now let's take a look at the next question. All right, the next question. So this says flying the simple aeroplane is a dash for the experienced pilot. Left-handed game, left-handed sport, slice of cake, piece of cake. Well, this answer is actually a piece of cake. That is something that's really easy. बस उठाओ और मजे से खा लो. So vocab based question, बेसिक सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस तो आपको फटाफट से करने चाहिए और पूरा स्कोर उठाना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए. द क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. लीला इज ऑलवेज नास्टी एंड इनकंसिडरेट. नाउ जब आपको वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए. नास्टी एंड इनकंसिडरेट दोनों नेगेटिव कॉनिटेशन के वर्ड्स हैं. Now see, she's always nasty and inconsiderate with her colleagues. Now that she has a rude superior, भाई वो खुद colleagues के साथ खराब बिहेव करती है, अब उसका एक रूड सुपीरियर है. शी इज गेटिंग अ स्पून ऑफ हर ओन मेडिसिन, अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन, एन अनप्लेजेंट मेडिसिन डोज, a dose of bitter medicine. Now see, if you understand this, a taste of her own medicine होता है जहां पर आपको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो आप दूसरों को दे रहे थे. सो अगेन, पीस ऑफ केक. अगर आपको थोड़ा सा भी वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग है, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छी तरह समझते हो, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस को करने से हम अपना टाइम और अपना स्कोर दोनों के लिए अच्छा करते हैं. नाउ I still have two more difficult exams left, but I'm trying to catch. तो दो difficult exams हैं, but contrast, I'm trying. भाई difficult है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? Something positive should come here. After these, I won't have any more for a year. Think about the sunny side. Think upon the sunny side. Look on the bright side. Look forward to the bright side. Again, अगर आपने वो कैब को थोड़ा सा भी ध्यान से प्रिपेयर किया है, एक बहुत इजी क्वेश्चन. लुक ऑन द ब्राइट साइड का मतलब होता है जब आप आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हो, सोचते हो. सो बाकी तीन जो एक्सप्रेशंस हैं ये ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग हैं. तो इसका सही और अकेला आंसर है ऑप्शन सी, लुक ऑन द ब्राइट साइड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this says, for the past 3 decades, this chain of coffee shops has been committed to building a culture where everyone is welcome. Look at the choice of words. हर किसी का स्वागत है. They are an ally to the LGBTQ community, and this is just one instance of their क्या है, किस चीज का इंस्टेंस है ये? Mindfulness and objectivity, discriminatory practices, inclusivity and diversity, discretionary practices. Now ऐसा लग रहा है जैसे सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं अगर मुझे वर्ड्स के मीनिंग ना पता हो. मगर अगर मुझे वर्ड्स के मीनिंग पता है, मैं इस पेपर को अगर लिखने जा रही हूँ, तो मुझे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना इम्पेरेटिव है. प्लस दूसरी चीज जो मुझे काम आएगी आंसर को सेलेक्ट करने में, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो एक क्लू है, मैं एक स्पाई हूँ. अगर मैंने उस इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया तो आंसर सामने लिखा है. नसी, उन्होंने क्या बोला? ये कैसी कम्युनिटी है, कैसा कल्चर है जहां हर किसी का स्वागत है. नाउ लेट्स सी. और इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं? कि वो माइंडफुल है और ऑब्जेक्टिव है. भाई ऑब्जेक्टिव जब हम होते हैं तो हम फेयर होते हैं, हम पार्शियलिटी नहीं करते. ओके, दैट्स व्हाट ऑब्जेक्टिव इज. माइंडफुल का मतलब होता है आई एम अवेयर ऑफ व्हाट्स अराउंड मी, सो आई एम माइंडफुल. सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. डिस्क्रिमिनेटरी में तो मैं अनफेयर हूँ, मैं पार्शियल हूँ. तो अगर मैं हर किसी को वेलकम कर रही हूँ तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस तो आंसर नहीं हो सकता. इट डजंट गो वेल विद द कॉनिटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी. इंक्लूसिविटी है
हर किसी को समेट लो, हर किसी को इंक्लूड कर लो, डज इट रिलेट टू दिस? हर कोई आ सकता है। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती है आई मीन वाइड वैरायटी, हर मतलब बहुत सारा अलग अलग तरह का। सो अगेन रिलेट्स टू इट, हर कोई आ सकता है। देन डिस्क्रेशनरी पावर प्रैक्टिस, डिस्क्रेशनरी प्रैक्टिस होता है जब कोई भी चीज अवेलेबल है टू द डिस्क्रेशन ऑफ द यूजर। सो आई थिंक ये रिलेट नहीं करता जितना ब्यूटिफुली इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी करता है। क्यों? क्योंकि हर कोई आ सकता है। So if you understand the meaning, if you understand the given information, if you see it as a clue, इसका direct answer है option C. Now let's take a look at the next one. Ever since Girish won the prestigious Infosys prize, he has been behaving कैसे? भाई उसे prestigious prize मिला है और वो कैसा behave कर रहा है? Controversially, condescendingly, ambitiously, overly. Now अगर मुझे words के meaning पता हो तो आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रोवर्शियली अगर कोई बिहेव करता है तो उसका मतलब होता है कि वो कुछ भी ऐसा करता है जिससे पब्लिक डिसएग्रीमेंट या कंट्रोवर्सी अराइज होगी। प्राइज मिला है तो वो ऐसा क्यों करेगा कि कंट्रोवर्सी अराइज हो? कॉन्डिसेंडिंगली, जब हम कॉन्डिसेंडिंगली बिहेव करते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से बेटर, सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को खुद से नीचे, इंफीरियर मानते हैं। हम उन्हें बी लिटिल करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। लुक्स क्लोज, भाई मुझे प्राइज मिला है, तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुमसे बेटर हूँ, मुझे प्राइज मिला है तुम्हें नहीं। सो कॉन्डिसेंडिंगली लुक्स लाइक अ गुड आंसर चॉइस। देन देर इज एम्बिशियसली, जब हम एम्बिशियस होते हैं तो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं, राइट? सो उसे प्राइज मिला है, वो एम्बिशियस हो चुका है, या फिर ओवरली, जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली, अनड्यूली। तो क्लियरली हम दो ऑप्शंस तो रूल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे डोंट मेक मच सेंस। बिटवीन बी एंड सी, उसको प्राइज मिला है, वो कॉन्डिसेंडिंग हो गया है या वो एम्बिशियस हो गया है। आई बिलीव द राइट आंसर हियर विल बी कॉन्डिसेंडिंगली। प्राइज मिलने से हम कैसे हो जाते हैं? खुद को बेटर मानने लगते हैं लोगों से। सो दिस इज द राइट आंसर हियर। Some of the best spies take the guise of innocuous secretaries or researchers and are able to send large amount of information to the heads of espionage as they are, and there is a blank. Now this one is very interesting. Movies देखने का शौक हम सबको होता है। राजी, ईथन हंट, मिशन इम्पॉसिबल सब देखा होगा हमने। होता क्या है उसमें? जो स्पाई होता है वो गाइज करता है, अपीयरेंस चेंज करता है। कैसा? जनरली इनॉक्वस, हार्मलेस सेक्रेटरी या रिसर्चर का। और क्या करता है? इंफॉर्मेशन निकालता है और अपने एस्पियोनाज के हेड को, एस्पियोनाज इज अगेन यू नो स्पाइंग, गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, एंड वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? And then there is a blank. So hiding from everyone's sight looks very close. Hiding within everyone's sight, hiding from watchful eyes, hiding documents very craftily, hiding in plain sight. ना ऐसा लग रहा है जैसे सारे आंसर चॉइसेस कितने क्लोज हैं, लेकिन अगर मुझे पता हो कि हाइडिंग इन प्लेन साइट एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि आप जो है गाइज में हो, आपने खुद को ऐसे कैमोफ्लेज किया है कि आप अननोटिसेबल हो। एक एक सेटिंग में आप दिख तो रहे हो लेकिन आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाट दिस मीन्स, अगर आप कुछ ऐसा कर पाते हो। वो डॉक्यूमेंट्स को क्राफ्टिली डिसऑनेस्ट वे में हाइड कर रहे हैं, डजंट रियली रिलेट। वो वॉचफुल आई से बचे हुए हैं। अब देखो, आप इंफॉर्मेशन को क्लू की तरह देखो। वो गाइज में है, दैट इज उन्होंने खुद को मास्क किया हुआ है, उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ है, वो इम्पोस्टर्स हैं। और इनोकुअस हैं, वो हार्मलेस दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है इससे तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसीलिए वो काम कर पाते हैं। तो वॉचफुल आईज के आगे तो वो आए ही नहीं। और हाइड विद इन एवरी वन साइड, सबकी आंखों के बीच में छुपे हुए हैं नहीं। दे आर हाइडिंग इन प्लेन साइड, विच इज द राइट एक्सप्रेशन, विच मीन्स कि दिख रहे हैं लेकिन हार्मलेस दिख रहे हैं। दे हैव मास्क्ड देयर प्रेजेंस. So option D is the right answer here. So the next question. She dash her classmates because she comes from a very rich aristocratic family. तो वो अपनी classmates के साथ कुछ करती है क्योंकि वो rich है
और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती है। एरिस्टोक्रेटिक, okay, generally a family of a high social class, and generally this family has a title too. So वो rich है, she comes from an aristocratic family, she looks away from, looks up to, looks down on, looks toward. Now see, looks towards means किसी की तरफ देखना. Now looks down on means किसी को disdain से देखना, खुद को superior, किसी को inferior मानना. Looks up to, admire someone. Look away from means to turn your gaze away from, किसी की तरफ नहीं देखना. So क्योंकि वो rich है और aristocratic है, the right answer here should be looks down on. वो rich है और वो दूसरों को नीची समझती है, and she thinks she is better and they are not as good as her. Look up to बहुत आसानी से eliminate हो जाएगा because it has positive connotation. This one has negative connotation. Look away from and look towards are irrelevant. They are not even good fits here. Now the next one. He talks on heritage sites. His talk on heritage site has picked up my interest. Now pick up का मतलब होता है किसी चीज को rise करना. So अगर उसका मतलब rise करना है तो इसका clear answer aroused ही हो सकता है, and the other answer choices will be wrong. If I had known, now see, we are talking about conditional sentences here. If I had known that you needed to go to the airport yesterday, I could drive you there. Now, see, अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आते हैं, तो ये हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात करी थी, जहां पर स्ट्रक्चर हम क्या यूज करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड जो इफ क्लॉज होता है, यहाँ पर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो इसका इम्पैक्ट या रिजल्ट होता है वहां पर वी यूज वुड हैव followed by third form of the verb. This is the structure that third conditional follows. Now see, if I had known, यहाँ पर तो हमने past perfect लगा लिया, had and third form of the verb, know, known, know, knew, known. अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सेकेंड इम्पैक्ट में या रिजल्टेंट क्लॉज में हमें चाहिए वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये तो मैथ के क्वेश्चन जैसा है, फॉर्मूला बेस्ड है. लेट्स सी फॉर्मूला कहाँ फिट होता है. Should have driven you, should drive you, would have driven you, would drive you. Option C is the clear answer choice. So make sure your conditional sentences are strong. He was having a difficult time, but never once he complained. Now see, very interesting, very easy question if you understand the concepts. इस clause में हमने inversion किया है. Inversion का मतलब होता है जब आप किसी sentence को negative adverb से start करते हो. Sentence या किसी clause को अगर आप negative adverb से start करते हो, तो word order interchange हो जाता है. So we generally when you start the sentence, you put the subject first and then you put the auxiliary verb. यहाँ हम word order उल्टा कर देते हैं. We put the auxiliary and then we put the subject of the sentence. So यहाँ पर पहली बात auxiliary given ही नहीं है. Now see, he was having, हम past tense की बात कर रहे हैं. Complained हम past tense की बात कर रहे हैं, right? So we need a negative. The sentence is in the past tense, so हमें past में ही कुछ चाहिए. So not once did he give the complaint, नहीं. Not once he complained, यहाँ पर model auxiliary अभी भी missing है. Not once any complaining happened, ये grammatically ही wrong है. Not once did he complain. Did takes the base form of the verb. हमने पहले नेगेटिव इन्वर्जन किया है, फिर हमने ऑक्सिलरी रखी है, फिर हमने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को इंसर्ट किया है. सो दिस इज द ओनली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The principal and professors are authorized to sanction leave to a student provided, well, works like a condition, provided, bracket में that, she will have a good attendance record. Now see, you need to choose the alternative from the four options so that the sentence is rendered correct. अब यहाँ पर पहली बात गलती कहाँ पर है? यहाँ पर हमें ये will नहीं चाहिए because it is grammatically wrong here. So let's see. Provided she had a good attendance record, provided that a good attendance record is maintained by her, provided she will have a good attendance record, provided she has a good attendance record. Now पहली चीज अगर हमें ये समझ में आए कि यहाँ पर ये will गलत है because provided works like a conditional sentence. Conditional side में आप
सिंपल फ्यूचर नहीं लगा सकते, तो यू विल रियलाइज कि ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बी विल यूज हुआ है। प्रोवाइडेड दैट गुड अटेंडेंस रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय हर, पैसिव वॉइस है, नॉट रिक्वायर्ड। प्रोवाइडेड शी हैड अ गुड अटेंडेंस रिकॉर्ड, आर ऑथराइज्ड। सी, हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, वी डोंट नीड हैड योर। Provided she has a good attendance record will be the right answer here. And I guess the last question in the set. When all the words on the page got scrambled, disarranged, she quickly pressed undo, after which the document reverted back to its original state. पहली बात हम समझें गलती क्या है। रिवर्ट का ऑलरेडी मतलब है पीछे जाना, तो उसमें हमें बैकवर्ड की जरूरत नहीं थी। टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वेल गलती तो सिर्फ यही दिखाई दे रही है। डॉक्यूमेंट रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ना, जैसे ही आपको दिखे वेरिएंस, तो आपको सभी ऑप्शंस में उस वेरिएंस को चेक कर लेना चाहिए। तो दो चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो है, एक है इट्स, जिसका मतलब होता है पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स, उसने अपने पंखों को फ्लैप किया, तो इट्स शोज पोजेशन। एंड दूसरा है अपोस्ट्रोफी एस इट्स, विच मीन्स इट इज। नाउ इट इज, हमें यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी ओरिजिनल स्टेट, हमें यहाँ पर पोजेसिव ही चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस हम यही रूल आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मतलब इट्स एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज रॉन्ग है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। इसमें हमें रिवर्टेड बैक फिर से दिखाई दे रहा है, जिसमें बैक रिडंडेंट है, हमें जरूरत ही नहीं है। रिप्लाई एंड रिवर्ट दोनों के साथ बैक की जरूरत नहीं होती। आई गेस द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, पर चेक कर लेते हैं। Document reverted to its original state looks right to me, and that is our right answer. All right, the next set of questions. So this says each of the paragraphs given below has a sentence missing, which is indicated by a blank. From the choices given below each paragraph, choose a sentence that seems most logically appropriate to complete the paragraph. So para completion based questions हैं। रीडिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपके लॉजिकल स्किल अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस क्वेश्चन में भी एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। नाउ लेट्स सी कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड सम स्ट्रैटेजीज दैट हेल्प यू गेट द आंसर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। राइटर ने जिस दायरे में लिखा है, आंसर जो मिसिंग पार्ट है वो उसी दायरे में आएगा। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। आपको राइटर की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अगर राइटर हैप्पी है, तो चॉइसेस का जो हमारा आंसर होगा वो भी हैप्पी होगा। अगर राइटर सैड है या अनॉयड है, तो आंसर जो होगा, जो मिसिंग पार्ट होगा, वो उसी के अराउंड होगा। राइटर न्यूट्रल है, फैक्चुअल है, तो आंसर भी उसी टोन टाइप का होगा। जो मिसिंग पार्ट होगा वो लॉजिकल फ्लो को फॉलो करेगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से एक्स वाई जी कॉन्सेप्ट, द मिसिंग पार्ट विल रिलेट टू एक्स वाई जी, it should not relate to ABC, right? So these are certain things that you need to keep in mind while marking these answers. Now let's see, यहाँ हमारा first blank missing है। Let's see given क्या है। And the other very important thing, given information को एक क्लू की तरह देखना सीखो। गिवन इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लू है। आप एक स्पाई हो, आपको यहाँ पर कुछ स्पाइंग करनी है और आपको मिसिंग पीस को ढूंढ के लाना है और अपना स्कोर बिल्ड करना है। सो दिस सेज इन साउथ ईस्ट एशिया फॉर एग्जाम्पल, ये जो है किसी चीज का एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। तो जो भी राइटर ने पहले बोला था, ये पार्ट सिर्फ उसका एग्जाम्पल है। सो इन साउथ ईस्ट एशिया फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट and lifestyle factors mean that people spend more time in shopping malls than Europeans do, who might go shopping once a fortnight. Now, ये किसी चीज का शॉपिंग कैसे कर रहे हैं लोग साउथ ईस्ट एशिया में या यूरोप में, उसका उसके बारे में कुछ बात कर रहा है। देन देर आर जेंडर वेरिएशंस इन द वे वी शॉप। तो उसके बाद उसने बोला, भाई पहले उसने कोई बात बताई, उसने उसका एग्जाम्पल दिया, फिर उसने बोला फिर दूसरी चीज क्या है? जेंडर वेरिएशन है। किस चीज में? हम शॉपिंग कैसे करते हैं। तो डू यू थिंक, और देखिए फिर उसके बाद उसने उसका एग्जाम्पल दे दिया, एज डिसेंडेंट्स ऑफ हंटर गैदरर्स अक्यूमुलेटिंग इज इन आवर ब्लड। तो हमारे जेंडर से, आप मेल हो या फीमेल हो, आप उस तरह से शॉपिंग करोगे, राइट? तो जो ये वाला पार्ट था, डू यू थिंक इट शुड बी अराउंड हाउ वी शॉप, राइट? क्लोज होना चाहिए इस चीज से। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शन। सो दिस इज गोइंग by the scope of the given information. Now, retail stores constantly offer promotional discounts to entice shoppers. Culture plays an important role in shaping the shopping experience.
By and large, people enjoy shopping and comparing brands and prices. When it comes to shopping, man hunt and women gather. नाउ पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे सारे आंसर चॉइसेस बहुत क्लोज हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज को देखें, राइटर ने कोई बात बोली होगी, फिर उसका एग्जाम्पल दिया, फिर उसने एक बात बोली और फिर उसका एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का या इस चीज से रिलेटेड, देन देर आर जेंडर वेरिएशंस इन द वे वी शॉप, इसी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए था। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसका क्लियर आंसर सिर्फ ऑप्शन बी होगा कि कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। कैसे? जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनका कल्चर वैसा है, और यूरोप में लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनका कल्चर वैसा है। कैसा? रिलेटेड टू शॉपिंग की हमने बात करी यहाँ पर। फिर राइटर ने बोला और उसके बाद जेंडर वेरिएशन से पता चलता है कि हम शॉपिंग कैसे करते हैं। सो इसका क्लियर आंसर इज ऑप्शन बी, and the other option should be ruled out because they are either out of scope or they don't follow the logical flow. Of various reasons, they will be the wrong answer choices. The next one. This winter, I wish to go to the beaches for a holiday. I think I'll go to Goa. So उसने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट से बात करी, मैं किसी बीच पे जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा। इंडियाज मोस्ट वेल नोन बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन। सो बड़ी सिस्टमैटिकली राइटर आगे बढ़ रहा है। इट इज अबाउट 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, सो रीचिंग देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम यहाँ पर वहां पहुंचने की बात कर रहे थे, एंड देन देर इज अ ब्लैंक। The major Goan beaches are tourist attractions and have some good beach view hotels and plenty of shops selling touristy things such as beach robes, hats, jewelry, bags and more. तो राइटर ने बड़ी सिंपली इंफॉर्मेशन दी हमें गोवा के बारे में। लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। अ ग्रेट गेटअवे प्लेस, it offers an interesting variety of food, sightseeing options, flea markets, and some wonderful Indo-Portuguese buildings. Now see, sightseeing option और flea market के बारे में तो राइटर ने लास्ट में भी बात कर ली थी, नॉट इन सेम वर्ड्स बट ही डिड टॉक अबाउट दीज। तो अगर मैं इसे वहां रखूं तो कुछ repetition of thought लगेगा। Let's put this one on hold. There are buses that fly at night, that run at night. They are both day and night trains. One can always hire a car and reach there in the comfort about 10 hours. हमने इससे पहले वहां पहुंचने की बात करी थी, और हम अब उसी थॉट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं। बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, आराम से 10 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। रिलेटेबल है। लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड बिकॉज वी हैवंट इवैल्यूएटेड द अदर आंसर चॉइसेस। सम मेजर बीचेस आर बागा, बुगमालो, कैंडोलिम, Donapaula, where adventure sports like water skiing and scuba diving are organized. अच्छा, इसके बाद उसने बोला the major beaches are tourist attractions. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ रखूं तो पहले हमने बोला कि ये सब होता है, फिर हम कह रहे हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। सो जो फ्लो ऑफ थॉट है, जो लॉजिकल फ्लो है, वो बहुत अच्छा फॉलो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। One of the great things about a holiday in Goa is that we can be as lazy as we want and relaxing all day, sunbathing, sipping juice, and trying out different Goan tidbit. Probably last line of the statement हो सकता था. It doesn't really fit in the as the middle line. So I guess इसका आंसर होना चाहिए option B because it relates to the previous statement. Let's take a look at the next one. Nowadays, many teenagers and young adults around the world have to spend most of their time studying in order to get the top grades, a university place, and a good job. I guess आप बच्चे इस बात को सबसे अच्छा समझ पाओगे, ये आप लोगों की कहानी है। And then there is a blank. There are several causes for this situation. किस situation? हमें नहीं पता, वही हमें ढूंढ के निकालना है कौन सी सिचुएशन। तो हमने क्या बात करी, बच्चों को आजकल सारा समय पढ़ाई में निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब चीजें चाहिए, तो उससे शायद कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, और वो सिचुएशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज। One of the main ones being exam. These are stressful experiences. आप शायद सबसे अच्छा रिलेट कर पाओगे, and most students take huge number of them during their school career. Well, यहाँ तो हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, but let's see. For this reason, the education system has to change for the welfare of the student. भाई हम तो कुछ स्ट्रेसफुल चीज की बात कर रहे थे, किसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, ये तो कोई सोल्यूशन लग रहा है। तो ये डेफिनेटली वहां फिट नहीं हो पाएगा, ये शायद लास्ट में हो पाता।
For this reason, there is often little time left for hobbies or socializing. भाई वो बिजी रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ चाहिए, इसलिए उनके पास हॉबी या सोशलाइज करने का समय नहीं है. लुक्स लाइक अ गुड फिट. लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड. Therefore, studying while you are exhausted is unproductive. Now, आप एग्जॉस्टेड हो इसलिए अनप्रोडक्टिव हो जाएगा. क्या ये एक सिचुएशन है? एंड उसने फिर उसके बाद बोला देर आर सेवरल कॉजेज फॉर सच सिचुएशन, वन ऑफ देम बीइंग exams. Let's put this one on hold. Therefore, it would be better to learn how to apply knowledge gained. Well, I hope you understand. ये तो बिल्कुल relate ही नहीं कर पा रहा है उससे. Now see. So option B and option C दो choices है हमारे पास जिसमें से हमें right answer को choose करना है. Let's see what fits the given context best. तो हमने बोला बच्चों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें अच्छी जगह पहुंचना है. और फिर हम बोले तो पढ़ उस वक्त आप पढ़ो जब आप एग्जॉस्टेड हो तो अनप्रोडक्टिव आप हो जाओगे. डज इट रिलेट? या फिर हम बोले कि इससे क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके पास हॉबीज का या सोशलाइज करने का टाइम नहीं है तो उनको स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है. एंड आई गेस ऑप्शन बी फिट्स बेटर इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. Okay, the last one. Most of the people of the Indus Valley civilization wrote with a script. So far, scholars have been unable to decipher that script. अच्छा, पहले स्टेटमेंट में हमने क्या चीज किस चीज की बात करी? हमने एक स्क्रिप्ट की बात करी. सो स्कॉलर्स उसे अभी डिसाइफर यानी कि डिकोड उस स्क्रिप्ट को नहीं कर पाए हैं. Archaeologists who have been excavating newly discovered sites in Mesopotamia hope that to find a text that has scripts from both Indus Valley and Mesopotamia, the second of which has already been deciphered. भाई एक उसमें से डिसाइफर हो चुकी है. कुछ ही सेंटेंसेस हैं हमारे पास और सब किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? स्क्रिप्ट के अराउंड. नाउ लेट्स सी. तो हमारा आंसर स्क्रिप्ट से कितना दूर होना चाहिए? हमारा आंसर स्क्रिप्ट के पास होना चाहिए. सो लेट्स सी. They will then be able to decode the Indus Valley language. They can, भाई दे तो आपके हो गए आर्कियोलॉजिस्ट. They can then prove that there was a trade between the two. They will be able to decide which civilization was older. The nature of relationship between the two will come into light. Two हो गए आपके मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली. लेकिन अच्छा सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज लग रहे हैं लेकिन हमारा पूरा का पूरा स्कोप था स्क्रिप्ट के अराउंड. तो आप मुझे बताओ चारों में से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सबसे क्लोज है in terms of relevance. Will you agree when I say option A is the only option जहां पर हम डिकोड कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को जो कि क्लोजेस्ट है इन मीनिंग एंड रिलेशन टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट. नाउ सी. So this is how we have found this answer. So before we move to our next question type that we will solve together in this set, let's understand the relevance of this question. Now see, अगर आप IP मैट इंदौर जैसे पेपर के लिए prepare कर रहे हो, so you should understand that there are certain question types which have appeared in this paper year after year, and this one is one of those questions जो इसी पैटर्न में इसी स्टाइल में हर साल IP मैट इंदौर के पेपर में आया है. So it will be wise that you prepare this question type. करना क्या है हमें? हमें words that sound similar, the words that appear similar for any reason, the words that look identical though they are not, ऐसे words को हमें prepare करना चाहिए. So let's take a look at some questions and let's identify कि इस question को handle कैसे करना है. But अगर आप इस तरह के words को prepare करते हो तो you can secure at least, let's say if there are 5 to 6 questions based on this, 6 into 4 24 marks आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हो. टाइम बचेगा, स्कोर ऊपर जाएगा. अ वेरी डुएबल सेक्शन बट थोड़ी सी प्रिपरेशन एंड थोड़ी सी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो कंटेन्स अ वर्ड यूज्ड इनकरेक्टली. तो एक वर्ड गलत यूज हुआ है. You need to choose the option which has the incorrect or inappropriate usage of the word. तो हमें तो वो sentence ढूंढना है जिसमें usage गलत होगा. Now let's see. She wanted to make a good impression, but at the last moment she discovered a spot of ink on her collar. There was a scenic spot. See, word क्या repeat हुआ है? Spot. So there was a scenic spot not far away from our cottage. Such a spot on his career was difficult to ignore when deciding promotions. He was unsure if he could respond to the question asked.
Fortunately, his answer was spot on. So spot word 4 बार यूज हुआ है. We need to find कि वो use incorrectly कहाँ पर हुआ है. So this says she wanted to make a good impression, but at the last minute she discovered a spot of ink. Now spot of ink means a dirty mark of ink. So the usage is right here. There was a scenic spot. Now spot also means a particular place. So the usage is correct here. Such a spot on his career. नाउ जब हम किसी के करियर पर धब्बे की बात करते हैं तो हम स्पॉट नहीं बोलते, हम स्टेन बोलते हैं. तो यूसेज इज रॉन्ग हियर. He was unsure if he could respond to the question, but fortunately his answer was spot on. Now spot on put together means exactly right. So the usage is right here. Our direct answer to the question is option C. The next question. So this says, although he thinks he is the life of the party, his remarks are insensitive and his jokes are vulgar, cross, and rude. It was a long journey by road, and they had yet to find a boat that would help them cross the river. So the word that is getting repeated, cross. The mistakes of his youth are the cross that he has to bear for the rest of his life. We were told that she had lived through tough times, which made her cross and cranky as she grew older. Now, एक क्रॉस तो था वही वाला जो मैम ने आपका आंसर रॉन्ग करने में लगाया था. एक क्रॉस था द वन दैट इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी. एक होता है व्हेन यू आर एंग्री यू कैन से दैट आई एम क्रॉस. एक क्रॉस होता है टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर. सो यू क्रॉस द रिवर, यू क्रॉस द रोड. सो दीज आर सम यूसेजेस ऑफ क्रॉस. नाउ लेट्स सी. तो वो समझता तो है कि वो लाइफ ऑफ द पार्टी है, लेकिन उसके रिमार्क्स इनसेंसिटिव हैं, उसके जोक्स वल्गर हैं और क्रॉस हैं नहीं. क्रॉस नहीं है, क्रास हैं उसके जोक्स. क्रास मीन्स इनसेंसिटिव. सो वल्गर, क्रास एंड क्रूड. तो the usage is wrong here. यही हमें आंसर मिल चुका है. But let's evaluate the other options. It was a long journey, but they had to find a road which will help them cross the river, go from one end to the other. Usage is correct. The mistakes of his youth are the cross that he has to bear for the rest of his life. Now, this has a figurative meaning. एक cross की तरह जैसे उसे अपने साथ पहनना पड़ेगा ताकि उसको याद रहे कि उसने गलतियां करी हैं, उसकी मिस्टेक्स जो हैं उसका क्रॉस है जो उसे बियर करना है. फिगरेटिव है लेकिन यूसेज सही है. We were told that she had to live through tough times, which made her angry and annoyed and cranky as she grew older. The usage is right here. The right answer for this question is option A. क्वेश्चन ने बड़ी क्लियरली बोला था आंसर वो होगा जहां पर यूसेज गलत होगा. So therefore, we need to find the sentence or the option where the usage is wrong. The problems caused by floating rules are many, but some people do not care. Her fault was that she floated. Now see, the word that is getting repeated, floating or floated, the tense doesn't matter, the word is same. The dress code and refused to wear the uniform. The orchestra decided to float the tradition and play their instrument wearing ordinary clothes. She floated her dress, designer wear, and accessories in front of her classmates. So एक word है float, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, डिसओबे करना. इट्स अ वर्ब. एंड एक क्लोज साउंडिंग वर्ड है फ्लॉन्ट. सो इसका मतलब होता है दिखावा करना, ब्रैग करना, शो ऑफ करना. शो ऑफ इज द राइट वर्ड. सो the problems caused by floating the rules, disregarding the rules, disobeying the rules. भाई आप disobey करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, मगर कुछ लोग केयर नहीं करते. The usage is correct here. Her fault was that she floated the dress code and refused to wear the uniform. भाई उसने float किया dress code, उसने disregard किया, disobey किया, ये उसकी गलती थी. तो usage is right here. The orchestra decided to float tradition, disregard tradition, and play their instrument wearing ordinary clothes. तो उन्होंने डिसरिगार्ड किया, ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहना, नॉर्मल क्लोथ्स पहने. तो यूसेज इज करेक्ट. शी फ्लोटेड हर डिजाइनर वियर. उसने फ्लॉन्ट किया होगा, उसने दिखावा किया होगा, उसने शो ऑफ किया होगा अपना डिजाइनर वेयर. यूसेज इज रॉन्ग हियर. सो इफ द यूसेज इज रॉन्ग दिस हैज टू बी आवर answer. All right, the next question. The judicial magistrate asked the prosecuting lawyer to state the grounds on which the defendant had been arrested. The state of his grandfather's health. So the word that's getting repeated, state. The state of his grandfather's health was critical. Uttar Pradesh is a densely populated state. Admirers consider her demeanor to be of great state and refinement. Now see, the word is state. Now state का मतलब होता है express करना,
एक स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, एक होता है स्टेट जहां हम रहते हैं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, ऑल दोस थिंग्स, एंड वेल दैट्स इट, स्टेट का मतलब तो यही होता है. So the magistrate asks the prosecuting lawyer to state, to express the condition on which the grounds on which the reasons, to express the reasons on which something had been done. So the usage is correct. The state of his father's health, grandfather's health, the condition of his grandfather's health, the usage is correct. This obviously is right. We understand that. This one was easy. Her admirers consider her demeanor, her outward appearance, her outward behavior to be of great state. Well, great state nahi hota. Refinement and impressive ho sakta hai, but your demeanor cannot be great state. So the usage is wrong here. Therefore, option D will be the right answer in this one. So this one is, as he was very old, he didn't have the strength to draw water from the well. He was lucky enough to win the draw. So the word that's getting repeated now, kitne simple word, draw jitna simple word. He used to keep all his important documents in the drawer, maybe the drawer of his cupboard. तो चाहे आपको मतलब पता हो या नहीं हो, ये तो काफी आसान था. इसका आंसर सी होगा. The cricket match was heading for a draw. जब आपका मैच हेड कर रहा है ड्रॉ की तरफ, तो आप टाई की तरफ बढ़ रहे हो. सारे स्कोर्स इवन है, बराबर है. नाउ व्हेन यू विन द ड्रॉ इन द लॉटरी, सो योर नेम गेट्स सिलेक्टेड रैंडमली, एंड ही डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू ड्रॉ वाटर. यहाँ पर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो. ड्रॉ का एक मीनिंग टू ड्रैग और पुल भी होता है. So the usage is correct in all the other statements. The answer, drawer, I hope we understand, is a wooden compartment in any table. So that's a drawer. So the right answer here will be option C. And the last one of, okay, so the policeman collaborated with the filmmakers who were shooting a crime thriller. Some treacherous relatives of the Indian rulers collaborated. Okay, the word collaborated, collaborate and collaborate. Let's see. So collaboration का मतलब होता है jointly काम करना. ओके, कोऑपरेट करके जॉइंटली काम करना. सो द पुलिस कोलैबोरेटेड विद द फिल्म मेकर्स, उन्होंने जॉइंटली काम किया, कोऑपरेट करके काम किया. द यूसेज इज ओके. सम ट्रेचरस रिलेटिव्स ऑफ द रूलर्स कोलैबोरेटेड विद द ब्रिटिश एम्पायर, जॉइंटली काम किया. When the woman was asked to show the protest, they refused. Women were asked to join the protest, they refused to cooperate. Usage sahi hai. She interviewed many teens to collaborate her thesis. Collaborate, join करना या collectively काम करना her thesis नहीं. यहाँ word हमें चाहिए corroborate. Corroborate का मतलब होता है to support something generally with evidence. तो उसने जो है बहुत सारे teens को interview किया to support her thesis on their mental issues. So the usage is wrong in this sentence. The right answer here will be option D.